तो पार्ट 36 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। हेन ह्यूनवू से कहती कि अब जब हम ऑफिशियली न्यूलीवेड्स कपल बन ही चुके हैं तो हमें उनकी तरह बर्ताव भी तो करना होगा। तो ह्यूनवू से अपने करीब लाते हुए कहता है कि तो किस तरह से करना होगा। तो हेन उसे बताने लग जाती है कि न्यूलीवेड्स कपल हमेशा एक दूसरे को किसी न किसी बहाने से टच करते रहते हैं, चाहे हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़े रहे या फिर पैर टच करे या फिर शोल्डर्स टच करे, ऐसे ही कुछ भी हो सकता है। अगले दिन दोनों का यही सब शुरू हो जाता है। दोनों हमेशा हर पल एक दूसरे के करीब रहेंगे और हर दिन एक साथ बिताएंगे। तो दोनों मस्त घूमने फिरने, खाना खाने, मूवी देखने जाते हैं। बैकग्राउंड में हेन अपनी वॉइस से कहती कि मुसीबतें तो आती जाती रहेंगी पर हमें हमेशा हर पल खुश रहना चाहिए और उन हैप्पी मेमोरीज को बिल्कुल किसी कैंडी की तरह कैंडी जार में सजो के रखना चाहिए और उन मोमेंट्स को चेरिश करना चाहिए। इसलिए हेन और ह्यूनवू अपना ज्यादातर टाइम साथ बिताते हैं और इन हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं। देन एक शाम दोनों उस कॉइन बेसबॉल ग्राउंड पे जाते हैं जहाँ पे हेन कहती कि अब से मैं सिर्फ अपने हैप्पी मेमोरीज को कलेक्ट करने में फोकस करूंगी, ना कि पैसे ना ही कंपनी के स्टॉक्स, क्योंकि अभी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ के हैप्पीनेस कैंडी जार को फिल करना। जिस दिन ह्यूनवू उसके लिए खुश होता है तो हेन उसे पूछती है कि तुम अक्सर यहाँ क्यों आया करते थे, क्या तुम्हें बेसबॉल बहुत पसंद है? ह्यूनवू कहता है कि वो बात नहीं है, यहाँ आकर मुझे बस उस बॉल को हिट करने में फोकस करना होता है जो मुझे पसंद है। हेन पूछती क्या तुम्हें इससे अच्छा लगता है? ह्यूनवू कहता है कि जब लाइफ में चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तब एक ही चीज में फोकस करना अच्छा होता है, इसीलिए मैं भी बस उसी चीज पे कंसंट्रेट करता हूँ जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और अभी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो तुम्हें ठीक करना, इसीलिए मेरा फोकस बस तुम पर है ताकि जल्दी से तुम ठीक हो जाओ। जैसे हेन स्माइल करती है। इधर बटलर सियाली को आकर हेन, ह्यूनवू और सुचोल के यहाँ न आने के बारे में बताती है। वहीं सिर्फ हेन के मॉम, डैड एंड बॉम्जा आंटी आए हैं बताती है। इस पर सियाली कहती कि वो लोग यहाँ आ तो गए पर बहुत पछताने वाले हैं। बटलर कहती कि अगर हेन के डैड फिर से अपनी पोजीशन वापस लेने की कोशिश करेंगे तो इस पर सियोली कहती कि ऐसा वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगले दिन ऑफिस में ह्यूनवू को यूनसोंग मिल जाता है जो उसे बात करने के लिए बुलाता है। तो यूनसोंग उसे कहता है कि मैंने सुना कि हेन का इलाज हो सकता है और कुछ दिनों में ही तुम लोग जर्मनी के लिए निकलने वाले हो। वैसे मैं हेन के लिए बहुत खुश हूँ, आखिर तुम हेन के लिए मेरी फीलिंग्स के बारे में जानते ही हो, इसीलिए मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ कि वो अब एक नॉर्मल इंसान की तरह जी पाएगी। वैसे भी तुम तो उसके साथ जा ही रहे हो तो उसका जरा अच्छे से ख्याल रखना। ह्यूनवू ओके कहकर जाने लगा था और तभी यूनसोंग कहता है कि जरूर तुमने उसे इस ट्रीटमेंट की साइड इफेक्ट के बारे में नहीं बताया होगा। ये सुनकर ह्यूनवू शॉक्ड होता है कि इसे कैसे पता चला। यूनसोंग कहता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने उसे इस बारे में नहीं बताया होगा। अच्छी बात है क्योंकि उसकी जैसी पर्सनालिटी है, इस साइड इफेक्ट के बारे में जानने के बाद वो अपना इलाज कराने से मना कर देगी। ह्यूनवू कहता है कि क्या कहना चाहते हो तुम? यूनसोंग कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हेन को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि वो अपना इलाज करा ले, क्योंकि मैं उसे जिंदा देखना चाहता हूँ। सीन कट होता है। यूनसोंग घर आकर ह्यूनवू और हेन के रूम से उन दोनों के साथ वाली हर चीजें हटवा देता है। इधर हेन आज अपने ही डिपार्टमेंटल स्टोर पे कस्टमर बनकर आ जाती है। सेक्रेटरी पूछती कि क्या आपको कुछ खरीदना है? हेन कहती नहीं, बस देखने आई हूँ। जिस सेक्रेटरी उसे याद दिलाती कि आपको तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जो लोग यहाँ बिना कुछ खरीदे चुपचाप खड़े रहते थे। इवन बच्चों का दौड़ना भी आपको यहाँ पसंद नहीं था, लोग यहाँ पे आकर बैठ ना सके इसीलिए आपने चेयर्स एंड सोफा वगैरह को भी हटवा दिया था ताकि यहाँ आकर लोग सिर्फ शॉपिंग करे। जैसन हेन कहती कि चलो फिर कुछ खरीद लेते हैं। अब दोनों यहाँ सिर्फ एक लिपस्टिक खरीदने के लिए जाते हैं पर दोनों ही बहुत कुछ खरीद लेते हैं और इतना सारा शॉपिंग करके हेन तो थक जाती है। हेन को तभी एक बहुत ही खुशबूदार परफ्यूम की स्मेल आती है जो उसे खरीदने का मन कर जाता है। इस तरह हेन ने अपने डिपार्टमेंटल स्टोर को कुछ इस तरह से डेकोरेट किया था कि लोग यहाँ जो भी देखे वो उसे खरीदने का मन कर जाए। लेकिन आज हेन इतना सब कुछ शॉपिंग करने के बाद थक गई है पर यहाँ बैठने का जगह ही नहीं है। यही सोचकर उसे रियलाइज होता है कि यहाँ बैठने के लिए जगह होनी चाहिए, इसलिए वो डिसाइड करती है कि अपने सारे पुराने रूल्स को चेंज करने का यहाँ बैठने के लिए सोफा एंड चेयर्स लगाई जाएगी। इवन बच्चों के खेलने के लिए एक जगह भी बनाई जाएगी। इवन कपल्स के लिए स्पेशल टेबल्स भी लगाए जाएंगे। जोसन सेक्रेटरी शॉक्ड होती है। हेन कहती कि मैं बस सब में खुशियाँ बांटना चाहती हूँ, जो कहकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर बाहर चली आती है। इधर योंगदुरे में ह्यूनते की वाइफ बहुत ही गुस्से में पहुंच जाती है और आते ही वो मॉम से शिकायत लगाती है क्योंकि ह्यूनते ने उनके सारे सेविंग्स स्टॉक्स खरीदने में लगा दिए थे जिसमें उसे 50% का लॉस हो चुका है। जो सुनकर मॉम तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है पर उसने एक बहुत ही बड़ी अमाउंट क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट किया था जिसकी वैल्यू तो अब -90% गिर चुकी है। जो सुनकर मॉम तो जो हाथ में आता है उसे लेकर ह्यूनते की पिटाई करने लग जाती है। इसके बाद ह्यूनते अपनी वाइफ को मनाने लग जाता है, उसे ये बताते हैं कि अब तो हेन की फैमिली के साथ सब कुछ ठीक हो चुका है, इसलिए शायद अब उन्हें कुछ पैसे भी मिल सकते हैं। सीन कट होता है। हेन के डैड भी यहाँ पे आए थे। हेन ने यहाँ पर जो बिल्डिंग्स खरीदी थी वो देखने के लिए, जिनको वो एज ए गिफ्ट ह्यूनवू के डैड के नाम कर देते हैं। तो ह्यूनते और मिसॉन मॉम डैड के पास पहुंच जाते हैं उन्हें रिक्वेस्ट करने ताकि वो उन बिल्डिंग्स में इनको अपना बिजनेस चलाने दे। दोनों इन्हें मनाने लग जाते हैं ये बताकर कि दोनों ने इतने सालों से इन बिल्डिंग्स का बहुत ध्यान रखा है, इसलिए मिसॉन अपना हेयर सैलून इस बिल्डिंग में शिफ्ट करना चाहती है और ह्यूनते अपना एक फिटनेस सेंटर बनाना चाहता है। लेकिन मॉम डैड तो इनसे रेंट पे करने के लिए कहते हैं क्योंकि हेन के डैड ने इन्हें आइडिया दिया था कि बिल्डिंग को रेंट पे देने से इन्हें काफी अच्छा फायदा हो सकता है। इसीलिए डैड कहते हैं कि अगर तुम दोनों को इन बिल्डिंग्स में बिजनेस करना है तो महीने में 1 मिलियन वॉन का रेंट भर देना। इधर हेन शाम को अपने स्टोर के बाहर देख रही थी, कुछ डेकोरेशन वगैरह चल रही थी। हेन कहती कि अभी तो बस अक्टूबर चल रहा है और क्रिसमस आने में बहुत देर है, फिर अभी से क्रिसमस की तैयारी क्यों हो
रही है। तो सेक्रेटरी बताती कि ये आप ही का आइडिया था कि स्टोर में जो भी आए वो लोग अभी से क्रिसमस एंड विंटर की शॉपिंग कर ले, और आज अभी लाइटिंग की टेस्ट चल रही है। अभी अचानक चारों ओर लाइट्स ऑन हो जाती है और फिर अचानक से स्नोफॉल भी शुरू हो जाती है। जो देखिए दोनों हैरान होती कि इतनी जल्दी स्नोफॉल कैसे हो सकती है। सेक्रेटरी कहती कि शायद ये रिहर्सल चल रही होगी, मैं अभी देख कर आती हूँ। ये कहकर चली जाती है। हेन तो इस स्नोफॉल को एंजॉय करती है। तभी वो सामने से ह्यूनवू को आता हुआ देखती है, तो वो ह्यूनवू से भी पूछती कि अभी स्नोफॉल कैसे हो सकती है। ह्यूनवू कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम स्नोफॉल जल्दी देखना चाहती हो। हेन कहती हाँ सही कहा, मेरी सारी विशेष पूरी हो रही है, तो शायद अब मेरा पहला प्यार भी सच हो ही जाएगा। ये बोलकर वो उसे अपने हाथ की नेल की कलर दिखाती है जिसमें अभी भी कलर था। ह्यूनवू कहता है कि स्नोफॉल इसलिए तो नहीं था। हेन कहती क्यों नहीं, अब तो ये जरूर सच होगा। तो ह्यूनवू जेलसी के साथ कहता है कि आखिर वो है कौन जिसके पीछे तुम इतने हाथ धोकर पड़ी हुई हो। हेन स्माइल करते हुए कहती कि मैं ये बात तुम्हें कभी बताने तो नहीं वाली थी, क्योंकि शायद ये सुनकर तुम थोड़ा ज्यादा भाव खाने लगो, पर चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ मेरा दूसरा सीक्रेट। तुम्हें बस नंबर 372 याद है, जिस बस से तुम ऑफिस खत्म करने के बाद घर जाया करते थे। ह्यूनवू कहता हाँ याद आया। तो हेन कहती कि तुम हमेशा उस बस के बैक सीट में विंडो साइड बैठते थे। ह्यूनवू कहता हाँ पर तुम्हें कैसे पता। हेन स्माइल करते हुए कहती कि जरा अच्छे से सोचो कि मुझे इस बारे में कैसे पता चला होगा, पर ह्यूनवू को समझ नहीं आता। तो हेन बता ही देती कि क्योंकि मैं तुम्हारे बस को फॉलो किया करती थी, भले ही ट्रैफिक के चक्कर में मुझे 1.5 घंटा लेट हो जाता था, पर मैं हर रोज तुम्हारे बस को फॉलो करती थी। ह्यूनवू को अभी भी समझ नहीं आता। वो पूछता है कि पर क्यों। तो हेन उसके पास आकर उसे बताती है कि मैंने जिस बस के बारे में बताया था वो बस यही थी, और बस में जिस लड़की के बारे में मैंने बताया था वो तुम थे। ह्यूनवू को समझने में अभी भी थोड़ा टाइम लगता है, तो हेन चिढ़कर जाने लगती है। तब जाकर ह्यूनवू को समझ आता है कि हेन का पहला प्यार वही था। जो सुन वो तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंगली सरप्राइज्ड होता है और बहुत ही ज्यादा खुश होकर उसे बार बार पूछने लग जाता है कि क्या सच में मैं ही तुम्हारा पहला प्यार हूँ। और वैसे ये स्नोफॉल ह्यूनवू ने ही करवाए थे स्नो मेकर की हेल्प से। तो अगले दिन ह्यूनवू और हेन निकल जाते हैं जर्मनी के लिए। तो ह्यूनवू के डैड उनके बारे में ही सोच रहे थे कि वो लोग कब पहुंचेंगे और सब कुछ सही जाएगा या नहीं। ह्यूनवू की मॉम तो सब कुछ सही जाने के लिए गॉड से प्रे भी करती है, और ह्यूनवू के डैड से भी कहते हैं कि डोंट वरी, सब कुछ सही हो जाएगा, हेन ठीक हो जाएगी, इन दोनों हैप्पीली रहेंगे। तो यहाँ पर ह्यूनवू के डैड उन्हें बता देते हैं इस ट्रीटमेंट के बाद शायद हेन की सारी मेमोरीज चली जाएंगी और उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। अब ये बात सुचौल ने भी सुन लिया था। ये सुनकर दोनों ही शॉक्ड एंड सैड रह जाते हैं। इधर हेन के डैड भी हेन की मॉम को इस बारे में बता देते हैं, जिससे वो भी दुखी होती है। इधर हेन और ह्यूनवू प्लेन में बैठे थे, जहाँ ह्यूनवू तो हेन के लिए काफी ज्यादा परेशान था। उसे देख हेन ही उसे कहती कि डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं इसी के साथ हम यूनसोंग को देखते हैं। वो भी एयरपोर्ट आया हुआ था और वो इनकी अगली फ्लाइट से जर्मनी के लिए निकलता है। दोनों हॉस्पिटल की ओर जा रहे थे। जितने हॉस्पिटल के करीब जा रहे थे ह्यूनवू की बेचैनी और बढ़ रही थी। वहीं हेन को भी थोड़ा डर लग रहा था, तो ह्यूनवू उसका हाथ होल्ड कर लेता है। तो हेन स्माइल करते हुए अपनी तीसरी सीक्रेट बताती है सोयोंग के बारे में। ऑफिस के टेरेस में जो रकून के बारे में हेन ने बताया था वो असल में हेन ने झूठ कहा था, जिसको ह्यूनवू ने आज तक सच मानता आया था। ये सुनकर तो वो सरप्राइज्ड हो जाता है कि हेन इतने सालों से उसे बुद्धू बनाती आ रही थी। कुछ ही देर में दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, पर डॉक्टर से मिलने जाने से पहले ह्यूनवू खुद ही उसे सच बता देता है इस ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट के बारे में, क्योंकि वैसे भी डॉक्टर तो उसे अभी बता ही देते। पर ये सुन हेन बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। ह्यूनवू कहता है कि भले ही तुम सब भूल जाओ, पर यही तुम्हारी जीने की आखिरी उम्मीद है। पर ये बात छुपाने के लिए हेन बहुत दुखी होती है, इसीलिए वो उसे अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती कि तो तुम मुझे डिसीजन लेने के लिए कह रहे हो, या तो ट्रीटमेंट करा के सब भूल जाऊं या तो मर जाऊं। ह्यूनवू उसे समझाने की कोशिश करता है, पर हेन कहती है कि छोड़ो, मैं समझ लूंगी कि ये सब कुछ सपना था। ये बोलकर वो बाहर जाने लगती है। तो ह्यूनवू उसे समझाने आता है, पर हेन उसकी बात नहीं सुन रही थी। तो ह्यूनवू से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी बात सुनो, कुछ डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, बस जिंदा रहो, प्लीज जियो। इसी के साथ एपिसोड का एंड यहीं पर होता है, पर एपिलॉग में हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है। हेन की सोने के बाद ह्यूनवू वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा था। इसमें उसने हेन के लिए रिकॉर्ड किया था, हेलो हेन, मैं हूँ बिग ह्यूनवू, तुम्हारा हस्बैंड। मैं जानता हूँ कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, इसीलिए तुम बहुत कंफ्यूज एंड डरी हुई होगी और मुझे कोई अनजान समझोगी जो अपने आप को तुम्हारा हस्बैंड बता रहा है। पर एक तरीके से ये अच्छा ही है, तुम बहुत ही बीमार थी पर अब तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम अपने बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस होगी कि तुम किस तरह की इंसान थी, पर डोंट वरी, क्योंकि मुझे सब कुछ याद है। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में और हमारे बारे में। ये कहते हुए ह्यूनवू रो पड़ता है। उसे कहता है कि शायद तुम पहली बार मेरा चेहरा देखोगी, पर भले ही मैं तुम्हारा आइडियल टाइप नहीं होऊंगा, पर मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करूंगा, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया है कभी अलग ना होने का। भले ही अब तुम्हारा मन बदल गया हो या तुम मुझे पसंद नहीं करती, भले ही तुम मुझे और हमारा प्रॉमिस भूल गई हो, पर मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और कभी तुमसे अलग नहीं होऊंगा। इसीलिए हम दोनों साथ मिलकर पहले स्नोफॉल को वेलकम करेंगे, हर वक्त एक दूसरे के साथ रहेंगे और अपना हर दिन साथ बिताएंगे और साथ मिलकर तुम्हारे हैप्पी मेमोरीज के कैंडी जार को फिल करेंगे, क्योंकि तुमने कहा था ना कि हम दोनों को किस्मत ने मिलाया है। तो वो वीडियो के आखिर में हेन को आई लव यू कहता है। इसके साथ ही ये एपिलॉग यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।